आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख लोककर्मी, रंगकर्मी। देखिए प्रमुख जो रंगकर्मी है मध्य प्रदेश के, उनके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए जब रंगकर्मी की बात आती है तो रंगकर्मी मतलब मैंने आपको अभी समझाया था, जो नाटक में जो रंगमंच में रंग का अभिनय करते हैं उन्हें आप क्या कह देते हो, रंगकर्मी। यहाँ पे हबीब तनवीर प्रमुख रूप से नाम आता है इनका, हबीब तनवीर का। हबीब तनवीर जो है ये एक प्रमुख रंगकर्मी के रूप में मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है ना। ये प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं। 1972 में राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, ठीक है, कला की विधा से। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान से 1984 के साथ ही इनको नवाजा गया है और भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण भी दिया था। कब? 2002 में, है ना। दो इनको अलंकरण यहाँ पे मिल गए हैं। देखिए हबीब तनवीर, इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, रायपुर में। इसके साथ ही साथ 1972 में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। 84 में इनको क्या मिला था, शिखर सम्मान। और हबीब तनवीर को भारत सरकार ने क्या दिया है, पद्म भूषण अलंकरण भी इनमें दिया है इनको, पद्म भूषण। अब बात करते हैं हिंदुस्तानी थिएटर की। देखिए हिंदुस्तानी थिएटर जो थी, इनकी स्थापना हबीब तनवीर के द्वारा की गई है 1954 में। इसमें मृच्छकटिकम, चरणदास चोर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चरणदास चोर है, माटक जो माटी की गाड़ी, है ना, आगरा बाजार आदि प्रसिद्ध नाटकों को मंचन इन्होंने किया। देखो क्या होता है, जो रंगकर्मी होते हैं ये नाटक का मंचन करते हैं, और नाटक का मंचन इनके द्वारा जो किया गया है उसमें कुछ स्पेशल नाम होते हैं कि भाई हमने क्या किया, एक नाटक लिखा और इस नाटक में जो अभिनय करेंगे वो सारा नाटक की जो स्क्रिप्ट है उसको बोल दिया मृच्छकटिकम। उसके बाद आपने लिखा चरणदास चोर है, इसको आपको प्ले करना है, तो ये एक पूरा नाटक हो गया। इनकी ये देख सकते हैं आप नाटक की जो बुक्स हैं। एक औरत हिपोशिया भी थी, हबीब तनवीर। उसके अलावा चरणदास चोर है, ये भी इनका एक प्रमुख नाटक है। आगरा बाजार हबीब तनवीर, तीन खेल हबीब तनवीर। इनके द्वारा ये सारे जो नाटक है इनका मंचन किया गया। इन पर इन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी, बुक्स भी लिखी, सारा कुछ नोटिंग करवाया गया। बात करते हैं बीबी करांत की। देखिए बीबी करांत की अगर हम बात करें तो बीबी करांत प्रमुख रूप से जो थे भोपाल से संबंधित थे। भोपाल के रंग मंडल जो है ना, वहां के निर्देशक के रूप में इन्होंने काम किया है। आपको गिरीश के साथ जो आपका वंश वृक्ष पुरस्कार भी दिया गया है, जो बीबी करांत साहब है इनको क्या है, वंश वृक्ष पुरस्कार भी दिया गया है। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके बीबी करांत। देखो आपको कुछ लोगों के नाम ऐसे याद रख लेने हैं, भाई बीबी करांत क्या है, रंगकर्मी। हबीब तनवीर क्या है, रंगकर्मी। और इनके मूल स्थान और इनके आगे पीछे की जो स्टोरीज है उनको थोड़ा सा याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके राजीव वर्मा। राजीव वर्मा भी क्या है, आपके रंगकर्मी, है ना। तानसेन सम्मान मैंने आपको बताया था शुरू में, उस सम्मान से भी इनको नवाजा गया इस साल, है ना, 2021 के लिए। तो राजीव वर्मा भोपाल से हैं। पिक्चर आपने देखी थी हम साथ साथ है मैं, तब्बू के पापा बनते हैं, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से है ना बताया है कि हमारी बेटी आपके घर में रहेगी, ऐसा वैसा ये वो। उसके बाद है बाबर डीके। बाबर डीके की अगर हम बात करें तो बाबर डीके ये भी प्रमुख रंगकर्मी है आपके, और इनका रंगकर्म कैसे आपको समझ में आएगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, अकाल तांडव, इसका लेखन इनके द्वारा किया गया। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकाल तांडव बाबर डीके का एक क्या था, नाटक था पूरा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी जेल गए बाबर डीके, है ना। उसके बाद 1975 में नाट्य भारती की स्थापना की, संस्था थी नाट्य भारती, इसकी स्थापना भी बाबर डीके के द्वारा की गई है ना। यह प्रशिक्षणशाला लिटिल थिएटर कहलाती है। नाट्य भारती को क्या बोल देते हैं आप, लिटिल थिएटर के रूप में भी जान जाते हैं। देखो अभी तक जितने भी आप पढ़ रहे हैं सारे के सारे क्या है, रंगकर्मी। इसमें आ जाता है आपका सेठ गोविंददास। सेठ गोविंददास जो है गायब हो गए हैं, सेठ गोविंददास, ठीक है, सेठ गोविंददास। देखिए जबलपुर के निवासी थे, पॉलिटिशियन भी आपको पता है ना। महेश्वरी प्रसिद्धि गांधीवादी थे, गोविंददास महेश्वरी, है ना। आप एक रंगकर्मी भी थे और जबलपुर में रंगकर्मी की इन्होंने शुरुआत की थी। जबलपुर से थे और जबलपुर में ही रंगकर्मी की शुरुआत इनके द्वारा की गई। अलकनंदन, ये अलकनंदन जो थे नाट्य संस्था नाट बुंदेला के निर्देशक रहे हैं। अलकनंदन नाट्य संस्था नाट बुंदेला के निर्देशक रहे। नरहरि पटेल, नरहरि पटेल जो है इनका जन्म रतलाम में हुआ है, रतलाम के सैलाना में। इंदौर में जन नाट्य संघ और यवनिका के माध्यम से उन्होंने विगत 40 वर्षों से लोकमंच पर जननायक के रूप में उपस्थित रहे हैं। ठीक है, लोकमंच में जननायक के रूप में ये उपस्थित रहे। इतनी चीजें नरहरि पटेल के द्वारा की गई। विभा मिश्रा की हम बात करें तो लखनऊ में जन्मी है विभा मिश्रा, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में स्नातक की डिग्री ली, और 9 वर्षों से जो हमारे यहाँ भारत भवन है इसके रंग मंडल में वरिष्ठ अभिनेत्री के रूप में ये कार्य कर रही है। कौन, विभा मिश्रा।
बात करते हैं नेक्स्ट बंसी कौल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी इनका देहांत हुआ था। बंसी कौल, इनका जन्म तो श्रीनगर में हुआ, लेकिन इनकी कर्मस्थली जो रही है वो क्या रही है, भोपाल रही है। इनकी कर्मस्थली देख लेते हैं। भोपाल में रंग विदूषक नामक संस्था की स्थापना इनके द्वारा की गई। अलंकरण क्या क्या है, तो कालिदास सम्मान इनको मिला 2016 में। मध्य प्रदेश शिखर सम्मान 1994 में इनको दिया गया है। ये प्रमुख रूप से इवेंट रहे, ठीक है। फिर इप्टा जो होता है हमारा, क्या इप्टा, भारतीय जन नाट्य मंच, ठीक है, भारतीय जन नाट्य मंच, इसका गठन किया गया था 1943-44 में, है ना। इसमें बहुत सारी हस्तियों ने अपना योगदान दिया। दिल्ली में है प्रमुख रूप से। इसके अलावा नाटक के लिए शीर्ष संस्था है। और दूसरा मध्य प्रदेश राज्य नाट्य स्कूल, है ना, मध्य प्रदेश स्टेट स्कूल ऑफ ड्रामा, इसकी स्थापना की गई है भोपाल में। ये आप देख सकते हैं एड्रेस के साथ दिया हुआ पूरा, ठीक है। 2011 में मध्य प्रदेश राज्य नाट्य स्कूल की स्थापना की गई है। इसमें 2 वर्ष का रंगकर्म का कोर्स कराया जाता है आपका, ठीक है। थिएटर आर्टिस्ट का 2 वर्ष का इसमें क्या होता है, कोर्स भी कराया जाता है। और भारत भवन, देखिए रंगकर्म का अगर हम शीर्ष देखें तो मध्य प्रदेश में रंगकर्म का जो शीर्ष है वो क्या है, भारत भवन है। ये कहां पे है, आपके भोपाल में। इसको बोलते हैं मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स, बहु आर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या था, 13 फरवरी 1982 को इसका उद्घाटन किया गया। चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत भवन के वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया, ठीक है। इसके साथ ही साथ साहित्य और कला में विविध कलाओं के लिए प्रदर्शनी मंच का यहाँ पे क्या है, आयोजन किया जाता है, मतलब प्रदर्शनी लगाई जाती है बहुत सारी। भारत भवन के 6 अंग हैं जिनको आपको पढ़ना है। रूपांकर, है ना, उसके बाद ललित कला का संग्रहालय, रंगमंडल प्रदर्शनी की सूची जहां मिलती है, बागार्थ भारतीय कविता का केंद्र है, अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है, छवि शास्त्रीय सिनेमा का केंद्र, रचनात्मक लेखन का पीठ भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया है भारत भवन, ठीक है। भारत भवन आपको दिख रहा है। भारत भवन को आप 2 रूपों में देख सकते हैं। भारत भवन इस तरह से आपको जब जाएंगे, बहुकला केंद्र, है ना, मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में जानते हैं। चार्ल्स कोरिया ने बनाया। इसके 6 अंग होते हैं, जिसमें आपने देखा था रंगकर्म, है ना, उसके अलावा ललित अलंकर जो आपके ललित कलाओं का संग्रहालय, रंगमंडल, बागार्थ, अनहद और छवि, इतने सारे इसके क्या है, केंद्र है, अलग अलग पार्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे आप। फिर हम बात करते हैं बहुकला केंद्र भारत भवन, ये तो आपने देख लिया। रविंद्र भवन, एक और हमारे जो नाट्य से संबंधित आता है, रविंद्र भवन। देखिए ये रविंद्र भवन भी भोपाल में है। ये विविध प्रकार की सांस्कृतिक, शैक्षणिक और साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र है। ये जो आपको दिख रहा है ये भवन है, सांस्कृतिक, साहित्यिक और आपकी बहुत सारी जो शैक्षणिक गतिविधियां इसमें संपन्न होती। यहाँ पर एक नाट्यशाला है और एक सभागार भी है। बहुत बड़ा एक नाट्यशाला है, कन्वेंशन सेंटर है रविंद्र भवन। यहाँ पे लोग आते हैं और कन्वेंशन में क्या होता है, बहुत सारे इवेंट होते हैं आपके। साहित्य कला संस्कृति का ताना बाना इसको बोला जाता है कि मध्य प्रदेश में साहित्य कला और संस्कृति का क्या है, ये ताना बाना है। तो देखिए आपने अभी क्या पढ़ा, रंगकर्म, एक बार उसको समराइज करते हैं, है ना। और जल्दी से आप लोग बढ़िया से रामनवमी की पूजा करके आ जाओ, फिर बढ़िया से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। देखिए रंगकर्मी मतलब होते हैं थिएटर आर्टिस्ट, जो आपके नाट्य में भाग लेते हैं उनको आप क्या कहते हैं, रंगकर्मी। ये रंगकर्मी वो नहीं जो पेंटिंग करते हैं। तो रंगकर्मी और उसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि रंगकर्म अलग विधा है और आपकी चित्रकारी अलग विधा है, ठीक है। दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस आता है। देखिए आप सबसे पहले हबीब तनवीर, इनका जन्म रायपुर में हुआ है। उसके साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद चुने गए थे 72 में, है ना। शिखर सम्मान नवाजा गया है, पद्म भूषण भी इनको दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना इनके द्वारा 1954 में की गई थी। चरणदास चोर है ना, मृच्छकटिकम, आगरा बाजार, 3 खेल, उसके बाद एक औरत, हिपोशिया, है ना, भी थी। ये सारे इनके प्रमुख नाटक हैं। इसके बाद हमने देखा वीवी करांत को। वीवी करांत भोपाल से संबंधित है, भारत भवन में इन्होंने कार्य किया है, निर्देशन का काम कर रहे हैं। गिरीश कर्नौट के साथ इनको वंश वृक्ष पुरस्कार भी मिला है और भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से भी नवाजा है। नेक्स्ट राजीव वर्मा, इनका संबंध भोपाल से है, प्रमुख रंगकर्मी है। हम साथ साथ मूवी में आए थे और बहुत सारे जो टेलीविजन या टीवी धारावाहिक होते हैं उनमें भी अभिनय करते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा बाबा डीके, इनका जो जन्म हुआ है वो नीमच में हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया, नीमच में हुए। अकाल तांडव जैसा प्रसिद्ध नाटक इनने लिखा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है। अपने नाटकों के माध्यम से जन जागरण करने का भी काम इनके द्वारा किया गया था। मतलब नाटक करके क्या कर रहे थे, ये लोगों को प्रसारित कर रहे थे स्वतंत्रता के लिए, है ना। इसकी स्थापना की नाट्य भारती संस्था की, जिसको क्या कहा जाता है, लिटिल थिएटर कहा जाता है। ये सारा का सारा आपके किससे संबंधित है, रंगकर्म। सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास जो थे इनका संबंध जबलपुर से था।
और ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ, गांधीवादी होने के साथ साथ एक रंगकर्मी थे। जबलपुर से इन्होंने थिएटर करना चालू किया था। अब हम बात करते हैं अलकनंदन। तो ये नाट्य संस्था नाट्य बुंदेला के निर्देशक हैं, अलकनंदन, है ना। उसके अलावा नरहरि पटेल, इनका जन्म रतलाम के सैलाना में हुआ। जन नाट्य संघ और यवनिका के माध्यम से विगत 40 वर्षों से लोक मंचन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं दादाजी, ये आपके कौन है, नरहरि पटेल। इसके बाद विभा मिश्रा, आपके यहाँ जो है मतलब वरिष्ठ अभिनेत्री है, भारत भवन में। बंसी कौल, इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, श्रीनगर में, और इनकी मृत्यु हो गई है। कर्मस्थली इनकी भोपाल रही थी। इनको कालिदास सम्मान 2016 में और मध्य प्रदेश शिखर सम्मान मिला है 1994 में। 2 सम्मानों से इनको नवाजा गया है। बात करते हैं इप्टा। इप्टा नाट्य हेतु श्रेष्ठ संस्था है भारत की, नई दिल्ली में है, और कई जगह में इनके केंद्रीय क्या होते हैं, मुख्यालय होते हैं। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, थिएटर एसोसिएशन का एक ग्रुप बोल सकते हैं आप इसको। फिर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, मध्य प्रदेश स्टेट स्कूल ऑफ ड्रामा, इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, भारतीय राज्य नाट्य स्कूल की, ठीक है। 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स ये आपको प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं भारत भवन की। भारत भवन इसको बनाया है किसने, चार्ल्स कोरिया ने। कब बनाया है, 13 फरवरी 1982 को क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया था, है ना। साहित्य कला की विविध कृतियों को इसमें मंचित किया जाता है। 6 इसके भाग हैं। 6 भाग कौन कौन से, रंगकर्म, ललित कलाएं, रंगमंडल, बागाट, छवि और अनहद, इतने इसके क्या थे, पार्ट्स थे। उसके बाद हमने देखा बहुकला केंद्र है भारत भवन आपका। रविंद्र भवन कन्वेंशन सेंटर है। सारी साहित्यिक, शैक्षणिक और आपकी कलात्मक गतिविधियों के लिए यहाँ पे क्या है, एक अकोमोडेशन है, जहां पे आप नाटक कर सकते हैं, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, सभागार में बैठ के देख सकते हैं। तो 2 चीजें यहाँ देखने को आपको मिल जाती, साहित्य कला और संस्कृति का ताना बाना इसको पुकारते हैं आप। अब चित्रकला, देखिए आपने जितने पार्ट्स आज कंप्लीट किए हैं, अभी तक उसमें लोक कलाएं आप कर रहे थे, जिसमें आपने लोक गायन, लोक नाट्य, लोक चित्रकला वगैरह सब कुछ करा है। अब यहाँ पे चित्रकला की बात करते हैं, तो चित्रकला में हम विविध आयामों को देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की अगर चित्रकला देखें, लोक चित्रकला, इसमें सबसे पहले बात करेंगे मालवा की लोक चित्रकला, जिसमें आती है आपकी सबनाही। पहली जो लोक चित्रकला है इसको कहा जाता है सबनाही। गोबर से बनाया जाता है श्रावण मास में। देखो जादू टोना से बचने के लिए इसको बनाते हैं अपन सबनाही को, हरतालिका के अवसर में। आप बोलते हैं ना हरतालिका तीज, हरतालिका तीज, इसी समय में इसको क्या है हम बनाते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सबनाही का चित्र है। ये हमने दीवारें बना दिए जादू टोना से बचने के लिए, कि भैया जादू टोना से बचना है हमको, ठीक है, जादू टोना से बचना है, और हरतालिका अवसर पे हम इसको बनाएंगे। बात करते हैं संजा। संजा क्या होता है, किशोरियों द्वारा बनाया जाता है। किशोरी जो होती है मालवा की, उनके द्वारा आपने देखा था संजा फूली एक पर्व भी होता है, इसी टाइम पे संजा बनाई जाती है। और उस संजा में क्या करते हैं, दीवार पर ये संजा बनेगी, दिख रहा है संजा, दीवार पर संजा बना रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में बनाएंगे। इसके साथ साथ दीवार पर गोबर, फूल पत्ती, चमकीली पत्तियों से 16 दिन तक ये सजाती है, ठीक है। ये संजा बना रही है, पहले गोबर से हमने इसको बनाया, इसके ऊपर छोटे छोटे ये फूल जो है इसको लगा देते हैं, और ऐसा करते हैं हम लोग 16 दिन। जो श्राद्ध पक्ष है ये पूरे 15 दिन का इवेंट होता है, इस इवेंट में आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब मांडना, भूमि को सजाते हैं दिवाली और भाई दूज में। मांडना में क्या करते हैं, ये देखिए मांडना आर्ट, आपने क्या किया, मांड दिया, गोबर से आपने लीपा, और गोबर से लीपने के बाद उसमें आपने इस तरह से चित्रकारी कर दी, इसको बोलते हैं आप मांडना, ठीक है। एक तरह का चौक होता है मांडना। इसके बाद चित्रावन या चित्रवन, घर और मंदिर की दीवारों पर बनाए जाते हैं, चितेरे जाति के द्वारा मूल रूप से किया जाता है। देखिए चित्रावन या फिर चितेरे जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये ऐसे क्या करते हैं अपन, दीवार के ऊपर बहुत सारी चीजें उकेर देते हैं, इसको बोलते हैं आप क्या, चित्रावन या फिर चित्रावण। विवाह समारोह के अवसर पर इसको अंकित कर देते हैं आप लोग, जब भी विवाह समारोह होगा उस समय इसको अंकित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट गुदना और मेहंदी। देखिए गुदना और मेहंदी की जब बात करते हैं तो शरीर सज्जा में आप देखते हैं इसको, गुदना और मेहंदी, ये तो हर जगह चलता है। आप लोग आजकल देखते हो टैटू आर्टिस्ट हर जगह बैठे हुए हैं, है ना। तो आपका जो टैटू था, जो आर्टिस्ट प्रमुख रूप से काम करता है, तो शारीरिक सज्जा का काम इनके द्वारा किया जाता है। गुदना, गुदना जिसमें क्या किया जाता है, आपकी मशीन का यूज नहीं किया जाता, डायरेक्ट आपको क्या करते हैं, जो उनके पास कांटे वाले जो यंत्र होते हैं ना, उससे जनजाति लोग आपको रंग भरते हैं आपके शरीर में, है ना। और आपके जो मेहंदी होती है वो तो सीधा आप लगा लेते हो, मेहंदी को लाते हैं आप, हिना मेहंदी आपकी, और उसे सीधा सीधा लगाने का काम कर लेते हैं। तो इतनी चीजें हैं। फिर मालवा की अन्य जो लोक कलाएं हैं, है ना, लोक चित्रकारी, उसमें क्या आता है, माया माता का आप चित्र बनाते हैं, सरवन का बनाते हैं, जन्माष्टमी में बनाते हैं, भेरू जी नाग में, दिवासा, ये सारे भित्ति चित्र हैं। इन सारे भित्ति चित्रों को आप इसमें बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को,
व्हाइट विजुअल्स में। अब हम बात करते हैं दूसरा, निमाड़ अंचल की चित्रकला। देखो निमाड़ की जो लोक चित्रकला है, इसमें पहला आता है पागल्या, है ना। पागल्या क्या होता है, शिशु के जन्म पे बनाते हैं। भाई शिशु का जन्म हुआ है तो शिशु के 5 चिन्ह बना देंगे, मतलब शुभ संकेत देने के लिए हम क्या करते हैं, जिनके घर बच्चा होता है वो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, शुभ संकेत देने के लिए शिशु के 5 चिन्हों को अंकित कर देते हैं। इसको कहते हैं आप पागल्या। ये दिख रहा है आपको पागल्या, इसमें क्या किया हमने, मांडेस को और वहां पे दोनों जो पैर है शिशु के पैर पाद बना दिए, इसको बोल दिया जाता है पागल्या। तो शिशु के जन्म के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब संज्ञाफूली, संज्ञाफूली क्या होती है, अविवाहित कन्याओं द्वारा बनाई जाती है संज्ञाफूली। मैंने आपको अब भी पढ़ाया था संज्ञा वाला जो क्षेत्र, वैसे ही संज्ञाफूली होती है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको संज्ञाफूली, जो श्राद्ध पक्ष में बनाया जाता है, संज्ञा बनाई जाती है। उसी तरह निमाड़ में संज्ञाफूली का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें आप गोबर से क्या करोगे, विवाहित जो महिला, अविवाहित जो महिला होती, मतलब कि कुंवारी स्त्रियां, है ना, वो इसमें पहले गोबर से अपने चित्र बनाएगी और चित्र बनाने का उसमें फूलों से सजा दिया करती है। नेक्स्ट आता है आपका जिरोती। तो जिरोती क्या होती है, हराली अमावस्या के दिन बनाई जाती है। जिरोती का जो निर्माण किया जाता है, ये दिख रहा है आपको जिरोती, इसका निर्माण किया जाता है कब, हराली अमावस्या के दिन। ये जिरोती का चित्र होता है, इसको आप भी दीवार पे बनाते हो भित्ति चित्र के रूप में। मोरधन, दिवाली के अवसर पे मोरधन बनाया जाता है ना, मोरधन, मोर से संबंधित आप ड्राइंग इस पे कर देते हैं। और ईरत, विवाह के अवसर पर कुल देवी का जो चित्र बनाया जाता है उसको कहते हैं आप क्या, ईरत। देखिए विवाह के अवसर पे क्या होता है, आप इष्ट देवताओं को मनाते हैं, है ना, इष्ट देवताओं को मनाते हैं, मनाते भाई। जो लोग ऑनलाइन क्लास में हैं, ऑफलाइन वाले तो बोल रहे हैं मनाते हैं, बिल्कुल। ऑनलाइन वाले बता रहे होंगे भैया मना रहे नहीं मना रहे, है ना भैया। विवाह नहीं होगा अगर इष्ट देवता को नहीं मनाओगे तो विवाह के अवसर पर कुल देवी का चित्रण किया जाता है। थापा की अगर हम बात करें तो दशहरा के अवसर पर शैल सप्तमी, हल्दी गेरू गोबर से थापे लगाए जाते हैं। ठीक है, शैल सप्तमी के टाइम पे जो गोबर होता है ना, गेरू होता है और हल्दी होती है, उनसे थापे। देखो थाली में आप क्या करोगे, दोनों हाथ लिया अपन ने ऐसा, और उससे फिर पंच आउट किए, मतलब उसमें डुबाए और लगा दिए, इसको कहते हैं आप क्या, थापा। मूल रूप से गोबर से भी बनाते हैं थापा, गेरू से भी बनाते हैं, बहुत सारे उसमें ड्राइंग करते हैं। फिर कंचाली भरना, कंचाली भरना विवाह के अवसर पर आप कंचाली भरते हैं। दूल्हा दुल्हन के मस्तिष्क में कंचाली, देखो दूल्हा दुल्हन के मस्तिष्क में जो तिलक वगैरह लगाते हैं ना, कंचाली भरना उसी के जैसे संबंधित होता है। इनके मस्तिष्क में आपने क्या तेल, हाँ वो ऐसा ये लगा दिया है, मतलब आपने पहले देखा होगा, आजकल तो क्या हो गया वो प्रथा बंद हो गई है। पहले क्या होता था कि लाल और सफेद दो कलर के वो डॉट 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 बनाते थे, है ना, वो याद आता होगा आपको, ऐसे डॉट डॉट 1 2 1 2, है ना, रेड रेड व्हाइट रेड व्हाइट। तो उस तरह की जो चीजें होती थी जो माथे पे सजाने का काम किया जाता था, उसको बोलते थे कंचाली। आजकल तो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक वो वाली बिंदी आती है बढ़िया से, वो बिंदी होती है उसको लगा देते हैं, है ना, वो बिंदी आपने लगाया और काम हो गया। इतनी चीजें इसमें देखने को आपको मिल जाती है। तो देखिए पागल्या, शिशु के जन्म के अवसर पर शिशुपाद का चिन्ह इसमें लगाया जाता है। संजाफुली में गोबर से और अविवाहित कन्याओं द्वारा बनाया जाता है। जिरोती को आप देखते हैं हरियाली अमावस्या के दिन आप जो भित्ति चित्र बनाते हैं। उसके बाद मोरधन और ईरत, मोरधन में आप क्या करते हैं, मोर मोर वाली जो पिक्चर्स होती है उनको बनाते हैं आप लोग, और ईरत में आपके विवाह के अवसर में कुल देवी की पूजा करते हैं, कुल देवी की ड्राइंग बना देते हैं। थापा हल्दी गेरू से लगाते हैं, दशहरा और शैल सप्तमी के अवसर पर ही किया जाता है। फिर कंचाली भरना, विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के मस्तक में जो कंचाली भरते हैं, जो सजाया जाता है यहाँ पे, उसको कंचाली भरना कहते हैं। निमाड़ की अन्य जो प्रथाएं हैं और आपकी, वो खोपड़ी पूजन, खोपड़ी बनाया जाता है डेंजर का निशान, जो डेंजर का मार्क बनाया जाता है वो आपकी खोपड़ी पूजन होती है, ये कंचाली बनना। ठीक है, ये सारा आपको समझ में आया होगा। अब बुंदेल की जो लोक चित्रकला उसको देखते हैं। बुंदेल में कौन कौन सी लोक चित्रकला है, तो सुरोती, ठीक है, इसको बोलते हैं सुरोती। दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी पूजा के साथ गेरू रंग में बनाई जाती है जालीनुमा आकृति। देखिए ये सुरोती दिख रही है आपको, जालीनुमा आकृति में है। दिवाली के अवसर पर इसको बनाया जाता है आपके बुंदेलखंड वाले रीजन, सारा जाली जाली से आप इसको कवर अप करते हो और इसको बना देते हो। ठीक है, उसके बाद मोड़ते, मोड़ते में क्या होता है, विवाह के अवसर पे आप बनाते हैं और दरवाजे के दोनों और वर वधु क्या करते हैं, थापा लगाते हैं। देखिए जो शादी करके नवीन वर वधु आते हैं वही दोनों हाथ से लेंगे और दोनों हाथ हल्दी या गेरू में डुबा के अपने यहाँ जो दीवार होती है या फिर पूजा का स्थान होता है वहां पे थापे लगा देते हैं। 5 थापे लगाते हैं, ऊपर नीचे और एक थापा ऐसे करके। वो देखा होगा आपने, अलग अलग इवेंट होते हैं, अलग अलग लोगों की मान्यताओं के आधार पर उसमें थापे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थापा होता है मोर्ते में, दरवाजे का। उसके बाद नौरता, गेहूं होता है
से, गेहूं के आटे से आप क्या करते हो, ये बना देते हो, इसको चौकपुर मामूलिया अविवाहित कन्याओं के द्वारा बनाया। फिर गोधन या गोवर्धन, तो गोधन या गोवर्धन जो होता है ये आप दिवाली के बाद मनाते हैं, है ना, छोटी दिवाली, गोवर्धन पूजा, इस समय छोटी दिवाली, गोवर्धन पूजा, इस समय। इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि भगवान कृष्ण ने जो चित्रकला है ये कहाँ की है, बुंदेलखंड की लोक चित्रकला। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बघेलखंड। देखिए बघेलखंड की जो लोक चित्रकला उसको देख लें तो कोहबर, विवाह के अवसर पर जो विवाहित युगल होते हैं वो पूजा करते हैं कोहबर की। ये आपको दिख रहा है कोहबर का चित्र, ये ऐसा कोहबर होता है, वर पक्ष वधु पक्ष ये इस पे पूजा करते हैं, शुभ विवाह, है ना, कोहबर का चित्र है ये ध्यान दे दीजिए आप लोग। ये बघेलखंड में होती है मूल रूप से। फिर तिलंगा, ये देखो ऐसा पेंटिंग है, इसको पेंट कर दिया जाता है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट अब हम देखते हैं तिलंगा चित्रकला। तिलंगा में क्या होता है, कोयले में तिल के तेल को मिलाकर, कोयले में हमने क्या किया, तिल का तेल मिलाया, कोयला होता है ब्लैक, और देखिए बघेलखंड वाले रीजन में वैसे भी कोयला आपको सरप्लस अमाउंट में मिल जाता है ना, कोयला मिल गया, उसमें आपने तेल लगाया और दीवार पर बना दिया तिलंगा। ये इसलिए किया जाता है कि इससे भी क्या हो भाई, जादू टोना वाले लोगों से हम बच जाए, है ना, बोला जाता है बहुत ज्यादा जादू टोना इस क्षेत्र में प्रचलित है। मोर मुरैला की बात करें, बघेलखंड बुंदेलखंड दोनों में प्रचलित है। विभिन्न रंगों का उपयोग करके क्या बनाते हैं हम लोग, मोर बनाते हैं, इसको बोलते हैं मोर या मुरैला। मोर मुरैला ये चित्रकारी भी बहुत ज्यादा फेमस है, दोनों जगह पे देखने को मिलती है आपको, बुंदेलखंड में और बघेलखंड में। इसके बाद नेउर नमे, सुहागन द्वारा भित्ति चित्र बनाया जाता है, इसको कहते हैं आप क्या, नेउर नमे। जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो जो भित्ति चित्र बनाती हैं बघेलखंड क्षेत्र में, उसको आप क्या देते हो, नेउर नमे। बघेलखंड के अन्य जो है छठी चित्र, शिशु जन्म के छठे दिन क्या होता है, हम चित्र बनाते हैं, इसको कह देते हैं आप छठी चित्र। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको अब बघेलखंड की लोक चित्रकला के संबंध में समझ में आ गई होगी। देखिए अंदर का अगर आपको याद नहीं हो रहा है इनका डिस्क्रिप्शन, तो कम से कम आप इनके नाम याद रखें। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोहबर कहाँ की लोक चित्रकला है, इसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाता है बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या फिर मालवा, तो आपको उनमें से पिक करना होता है, तब आपके लिए बड़ा ही ये हेक्टिक काम हो जाता है। तो देखिए इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनको बार बार देखते रहें। इनकी अगर चित्रकारी आपने देखी कोहबर बुंदे बघेलखंड में, तो आपको एक बार में याद होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब जनजातीय चित्रकला। जनजातीय चित्रकला में हम बात करें, गोंड भील बेगा सारी जो जनजातियां हैं ये बहुत ज्यादा क्या करती हैं, अपने शरीर पे बहुत सारे आकर्षण बनाती हैं, आकृतियां उकेरती हैं, उनको कहते हैं गोदना, और इनके में प्रथा भी होती है गोदना प्रथा। देखिए अगर महिलाएं कुछ साल की हुई, है ना, पुरुष कुछ वर्ष की हुए, तो उनको कुछ गोदना गोद दिया जाता है, जो इनके आइडेंटिफिकेशन होते हैं कि भाई वो पुरुष जो है एक व्यवस्था जो होती है, एक अवस्था उसको पार कर चुका है, ठीक है। इसी तरह जब वृद्ध होते गए तो और सारे चित्र, इस तरह से हर स्टेप बाय स्टेप चित्र बनाए जाते हैं। कुछ बीमारियों से बचने के लिए भी ये जनजातियां क्या करती थी, इनका उपयोग करते थे। देखो प्राकृतिक जो चित्र होते थे, प्राकृतिक कलरों का इनमें उपयोग होता है, प्राकृतिक कलर का उपयोग करके क्या किया जाता है, इनसे बचा जाता है, बहुत सारे काम इनमें किए जाते हैं। ये अपने बर्तनों दीवारों पर भी चित्रकारी करके रखते थे। देखिए नोहा डोर जो है गोंड द्वारा बनाया जाता था, नोहा डोरा। तो एक चित्रकारी तो सबनाही आपने देखा था मालवा में, जो कि क्या करते थे जादू टोना से बचने के लिए। दूसरी चित्रकारी आपकी कौन सी होती है, नोरा डोहा भी, ये गोंडों के द्वारा बनाई जाती है मूल रूप से। तो गोंडों में जो इस तरह से दीवार में उकेरा जाता है, ये प्राणियों के चित्र आपको दिख रहे हैं, तो ये चित्र आपके क्या कहलाते हैं, नोह डोरा, गोंड जनजाति का चित्रकला है। देखिए यहां से भी नाम आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि नोह डोरा जो है वो किस जनजाति में प्रचलित लोक चित्रकला है, या फिर दो डायमेंशन हो सकते हैं। नोरा डो जो है वो क्या है, नोह डोरा चित्रकला है, लोक नाट्य है, लोक गायन है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। फिर अगला जो हमारा है मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैलियां। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख चित्रकला शैलियां हैं उनको हम देखेंगे, तो पहली शैली आती है आपकी प्राग ऐतिहासिक शैली, मालवा शैली, बुंदेलखंड शैली और ग्वालियर शैली। देखिए अलग अलग शैलियों में हमने इसको क्यों डिवाइड किया उसको भी हम देख लेते हैं। पहला आपका आता है आदमगढ़। आपको पता है कि आदमगढ़ में जो चित्रकारी आपको देखने को मिली वो कौन से कालखंड से संबंधित है, ऐतिहासिक। भीम बैठिका से आपको बहुत सारी जो चित्रकारी देखने को मिली वो कहां से संबंधित है, ऐतिहासिक कालखंड। इसके साथ साथ मारा की गुफाएं, है ना, और मारा की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं जो दिया गया है, चित्रकलाएं इन शैलियों में आती है, मतलब आदिम चित्रकलाएं इन शैलियों में आती है। आदिम जो समय में चित्रकारी की गई थी वो प्रमुख रूप से प्राग ऐतिहासिक शैली में की गई थी, है ना। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मालवा शैली। मालवा शैली में क्या था, बाघ की गुफाएं जो गुप्तकालीन गुफाएं। उसके अलावा इसमें आता है क्या, लोक चित्रकला या मांडना आदि मशहूर है। इसमें क्या है, लोक चित्रकला या मांडना
प्रमुख रूप से इसमें मशहूर होते हैं। फिर दतिया के राजा सुंगजीत सिंह ने राजस्थानी शैली को स्थापित किया है। दतिया के राजा थे सुंगजीत सिंह, उनके द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पे राजस्थानी शैली का विकास किया गया है बुंदेलखंड। उसके बाद तोमर वंश के शासकों ने संरक्षण दिया है ग्वालियर शैली को, जो यहाँ पे फली फूली है ग्वालियर शैली। बुंदेला शैली, इसको किसने, सुंगजीत सिंह ने, जो राजस्थानी शैली पर आधारित थी। मालवा शैली, बाघ की गुफा, यहाँ पे चित्रकारी इसमें देखने के लिए आपको मूल रूप से मिल जाती। तो इतने सारी चित्रकारी की शैलियां मध्य प्रदेश में व्याप्त है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख आदिवासी चित्रकार। देखिए आपने आदिवासी चित्रकारों को देखना है, अभी आपने चित्रकारी की शैली भी देख ली, अब नेक्स्ट एक्सटेंशन में आप उसके चित्रकारों को भी देख रहे हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इस बार के पेपर के लिए आप इसको 5 स्टार क्वेश्चन में लगा सकते हैं, जोधाबाई बेगा। देखो मैंने बेगा को अलग कलर से क्यों रखा है, उसका रीजन भी बता देता हूं। जोधाबाई बेगा, आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि जोधाबाई किस कम्युनिटी से, मतलब किस ट्राइब से आती है, बेगा, गोंड, भील या फिर सहरिया, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जोधाबाई तो पढ़ा आपने और बेगा है, और इनका संबंध कहां से आ रहा है, उमरिया से। तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है कि हाँ यार ये जो क्षेत्र है ये गोंडों का भी है, कोल का भी है, ठीक है, और बेगा का भी। तो वहां पे जाके आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको देखना है कि उमरिया के एक छोटे से गांव लोहार की रहने वाली थी, कौन, आपकी बेगा, जोधैयाबाई बेगा, है ना। बड़ा देव और बाघासुर की छवियां अपनी पेंटिंग में उकेरा करती हैं। ये क्या करती हैं, अपनी पेंटिंग में बाघासुर और बड़ा देव, इनकी पेंटिंग को उकेरने का ये मूल रूप से काम करती हैं। इनको 8 मार्च 2022 को, याद रखिए 8 मार्च 2022 को इनको नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। नारी शक्ति सम्मान से, याद रखना कि जो आपके रामनाथ कोविंद थे उन्होंने ये सम्मान इनको दिया है, नारी शक्ति सम्मान, है ना। जोधैयाबाई बेगा के जो चित्र हैं वो पेरिस में, मिलान में, फ्रांस, इटली, अन्य देशों में भी प्रदर्शित किए जा चुके हैं, है ना। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली एक जो न्यूज आई है, पद्मश्री दिया गया है, जो 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया उनमें इनका भी नाम आता है। जोधैयाबाई बेगा 2023 में पद्मश्री के लिए चयनित हुई थी, और आपकी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या किया गया, इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में 1 नंबर में बिल्कुल मतलब एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है चित्रकारों में, इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्टर, है ना। इसमें आपको देखना है कि भाई इनका जो स्थान है कहाँ है, उमरिया, लोहरा की रहने वाली है। मूल रूप से अपनी चित्रकारी में बड़ा देव और बाघासुर की छवियों को उकेरने का काम करती है ना। इनको नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ साथ इनको क्या दिया जा चुका है, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है ना। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में अब आपको जो नजर आ रहे हैं वो जनगढ़ सिंह श्याम। आप जनगढ़ सिंह श्याम को आदिवासी व्यक्तित्व में एक बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम उनको समअप करेंगे बहुत ज्यादा और डेप्थ में चित्रकार के रूप में। प्रथम गोंडी चित्रकार का गौरव होने का इनको स्थान मिला है कि प्रथम कैसे चित्रकार है ये, गोंडी चित्रकार। पारंपरिक चित्रकला को कैनवास और कागज पर उतारने का इन्होंने काम किया, और इसकी जो चित्रकारी आई, इस चित्रकारी को बोला गया क्या, जंगड़ कलाम चित्रकारी, है ना। एक नवीन स्कूल की स्थापना इन्होंने कर दी है चित्रकारी में, भारतीय कला में। इसको बोला जाता है जंगड़ कलाम स्कूल या फिर जंगड़ कलाम, ठीक है। 2 नाम यहाँ पे आ गए। ये जो आपको पेंटिंग दिख रही है, ये पेंटिंग भी इनके द्वारा बनाई गई है, जंगड़ कलाम के द्वारा, है ना। इसके बाद जंगड़ सिंह श्याम को 1986 में शिखर सम्मान से नवाजा जा चुका है। इन्होंने विधानसभा में एक चित्र उकेरा है जिसको बोला जाता है जीवन वृक्ष। याद रखिए उसकी पेंटिंग यहां नहीं मिल पा रही थी। जीवन वृक्ष विधानसभा में जो जीवन वृक्ष बना है, ये गोंडी चित्रकार जगन सिंह श्याम के द्वारा ही बनाया गया है, जो आपका नवीन विधानसभा भवन बना है, इंदिरा गांधी भवन। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ है, पाटनगढ़ डिंडोरी में, है ना। तोड़ सुतरा माँ ये गोंडी जाति में बोला जाता है। इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय गोंडी चित्रकार जंगड़ सिंह श्याम, गोंडी भित्ति चित्रकला, ग्राम इनका है पाटनगढ़ और जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश। तो ये याद रखना भैया इनका ना, इनका बोर्ड भी हमें मिल गया है। इसके साथ साथ चित्रकारी के क्षेत्र में जापान, साउथ अफ्रीका, है ना, पेरिस वगैरह सब जगह गए थे। इनका निधन हुआ है जापान में। देखिए बहुत ही रहस्यमय तरीके से इनका निधन हुआ है जापान में। जापान की एक महिला थी, उनके साथ इन्होंने विवाह भी कर लिया था। ठीक है, जापान की महिला के साथ इन्होंने क्या किया था, विवाह भी कर लिया था। नेक्स्ट अब देखते हैं नर्मदा गोंड। नर्मदा गोंड की हम बात करें, नर्मदा प्रसाद टेकाम इनका नाम है। नर्मदा गोंड ये मंडला जिले के रहने वाले हैं, है ना। जो देखिए जितने भी गोंड चित्रकार आ रहे हैं ना, वो प्रमुख रूप से कहां से निकल के आ रहे हैं आपके,
ये सारे के सारे जग्गड़ सिंह श्याम से ही ओतप्रोत है। जग्गड़ सिंह श्याम का जो ये गांव है, ये गांव ना मोस्ट इंपॉर्टेंट गांव आ जाता है, जो आप देखते हैं पाठनगढ़। इस पाठनगढ़ में बहुत सारे चित्रकार हुए और इनके आसपास के गांव में भी बहुत सारे चित्रकार हुए हैं जो गोंडी चित्रकारी को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे मंडला जिले के रहने वाले हैं नर्मदा गोंड, है ना। विविध रंगों का उपयोग करते हैं ये और कल्पनाशील चित्र बनाते हैं। ये जो चित्र है ना, ये देख रहे हैं, ये इनके द्वारा ही बनाया गया है। इनमें पशु पक्षियों का चित्र प्रमुख है। 2006 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए अगली बार अगर मध्य प्रदेश सरकार किसी व्यक्ति को पद्मश्री के लिए नॉमिनेट करेगी तो उनमें से पहले नाम यही होंगे, नर्मदा गोंड। ठीक है, दूसरे नाम आते हैं सुमेर सिंह गोंडी। सुमेर सिंह गोंडी हिंदू देवी देवताओं सूर्य चंद्रमा आदि का चित्र बनाते हैं। बात करते हैं पेमा फाल्या, पिथौरा के चित्रकार हैं। इनको हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। पिथौरा पेंटिंग बनाते थे, है ना, झाबुआ से संबंधित है। और जो पिथौरा पेंटिंग की चित्रकला है, इसके केंद्र में क्या होता है, आपका घोड़ा होता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कला विदुषी जो है, दो लोगों के नाम और जो चित्रकारी है आपकी, भूरीबाई गोंडी देखिए भूरीबाई का नाम आता है ना, ये भी चित्रकार है। इनको गोंडी चित्रकार नहीं बोलेंगे आप, है ना। ये कौन सी चित्रकार है, ये भील चित्रकार है भूरीबाई। ये एमपी गवर्नमेंट भी कई बार क्या भूल जाती। गोंडी चित्रकार है आपकी दुर्गाबाई व्याम। याद रखिए गोंड, ये क्वेश्चन जिन बच्चों का गलत हुआ है एक एक नंबर से, उन बच्चों की लिस्ट में ऐसे ऐसे बच्चे आए बेचारे की जिन्होंने गोंड की जगह लगा दिया था क्या, बैगा, है ना, और वहां पे गलती कर बैठे थे। तो भूरीबाई जो है 2021 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया है और इनको भी पद्मश्री से नवाजा गया दुर्गाबाई व्याम को। ठीक है, 2021 में ही। ये डिंडना चित्रकला को जन जन तक पहुंचाती। इनकी जो चित्रकारी है उसको बोला जाता है डिंगना चित्रकला। डिंगना चित्रकला का एक टाइप है, याद रखिए डिंगना, है ना। भीमायन किताब के जरिए अंबेडकर जी की जीवन शैली को दर्शाया गया है इसमें। ठीक है, भीमायन किताब के जरिए भी इन्होंने अंबेडकर जी की जीवन शैली को इन्होंने दर्शाया है। इसके साथ साथ पारंपरिक डिंगना जो चित्रकला को कैनवास पर उतारा है और चित्रकारी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम इनके द्वारा किया गया। तो ये दोनों नामों को आपको याद रखना है, कला विदुषी। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। दुर्गाबाई व्याम, ठीक है, दुर्गाबाई व्याम जो है प्रमुख रूप से, देखो इनका विषय रहा है देवियों का। ये जब भी पेंटिंग बनाती है तो अपने विषय में लेके आती है देवी को, है ना। इनकी जो कलाकारी थी उनको आप देख चुके, कौन सी, डिंगना। डिंगना इनकी प्रमुख कलाकारी है, चित्रकारी जो है। ठीक है, इनमें कुछ माताएं हैं, इन माताओं का नाम उकेरती है वो। और जो माताएं क्या करती है, रात्रि पहर में मदद करती है, भूतों से बचाती है, गांव की रक्षा करती है, बुरे लोगों से सुरक्षा करती है, फसल की सुरक्षा करती है और जो जान की स्तुति फसल बोते समय उनके बारे में बताती है। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई देती है। जहां पे आप देखें रातमाई मूर्खरी और महारालिन माता, शेरो माता, बूढ़ी माता और खुशालिन माता। देखिए आप लोग इन माताओं को पढ़ लेना क्योंकि गोंड से संबंधित है, ये गोंड ट्राइब से भी, तो वहां से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया था कि भाई कम से कम इन चित्रकारों के साथ साथ क्या ये कुछ नाम आ जाए आपको। उसके बाद देखते हैं 2008 में इनको दो और अन्य गोंड कलाकार हैं आपके, राम सिंह उर्वेटी और भज्जू भैया, भज्जू श्याम। ठीक है, ये दोनों ने तारा पब्लिकेशन के अंतर्गत एक बुक आई बच्चों पर, द नाइट लाइफ ऑफ ट्रीज। द नाइट लाइफ ऑफ ट्रीज जो है पुस्तक आई थी। इस पुस्तक के माध्यम से क्या किया गया, इनके चित्रों को इटली में प्रदर्शित किया गया है और एक पुरस्कार मिला था, बोलो ना रागजीवी, है ना, बोलो नारागजी पुरस्कार, इसको आप बोल सकते हैं, फ्रेंच में है ये, बोलो नागरागजीवी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये इस तरह से इटली में दिया गया है, मूल रूप से समझ लीजिए आप। ये इस तरह के इन्होंने इमेज बनाई थी उसमें, है ना, द नाइट ऑफ ट्रीज के लिए ऐसी बुक्स बनाई। अब इनको क्या क्या मिला है वो पढ़ लीजिए। तो 2022 में इनको क्या मिला है, दुर्गाबाई व्याम को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिसमें आर्ट है मध्य प्रदेश में, है ना। रिनोन गोंड पेंटिंग है मंडला से, रिनोन गोंड पेंटर है ये मंडला से। इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका जन्म बरबसपुर, देखिए बरबसीपुर में हुआ है इनका जन्म, मंडला में, है ना। इनका विवाह ऑलरेडी एक गोंड कलाकार है सुभाष व्यास जी, इनसे हुआ है। देखो इनके जीजा थे जग्गड़ सिंह श्याम, है ना, तो इनके जीजा के कहने पर ही इन्होंने क्या किया, पेंटिंग करना चालू कर दिया। पेंटिंग करना चालू किया। ऑलरेडी जो सुभाष व्यास थे ये कहाँ आ चुके थे, आपके भोपाल आ चुके थे, भारत भवन में ऑलरेडी कार्यरत थे, है ना, गोंड चित्रकार थे। तो इनको देख देख के ही इनको भी लिंक मिल गया और लिंक मिलते हुए इन्होंने क्या किया, मंडला में ही इस आर्ट को स्टार्ट कर दिया था। तो इतना काम इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं किसको, भूरीबाई। देखिए भूरीबाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार का सर्वोच्च सम्मान जो है भूरीबाई को ऑलरेडी मिल चुका है। 1998 में
अहिल्याबाई सम्मान से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। वे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पटोला गांव की रहने वाली, कहां की है, झाबुआ जिले की पटोला गांव की रहने वाली। भूरीबाई पिथौरा शैली की चित्रकार है। आपको पता है कि भूरीबाई जो है भीलों की जो पिथौरा चित्रकला है इसकी प्रमुख ये आर्टिस्ट है। भूरीबाई सांस्कृतिक विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी, मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक विभाग है इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी भूरीबाई को बनाएंगे। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था आपकी भूरीबाई से, ठीक है। श्रीमती भूरीबाई मध्य प्रदेश इंटरनेशनली एक्लेम्ड व्हील पेंटर है, व्हील पेंटर है झाबुआ से। फर्स्ट टू ट्रांसफर मड वॉल पेंटिंग टू ह्यूज कैनवास। देखो मड वॉल पेंटिंग जो होती थी उसको कैनवास पे उतारने का काम इनके द्वारा किया गया है, पहली बार इन्होंने किया है, ठीक है। ये श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया 2021 के लिए। फिर इस तरह की जो पेंटिंग्स है इनको बनाने का काम भूरीबाई के द्वारा किया जाता। ये सारे आर्टिस्ट आप लोगों को समझ में आ रहे नहीं आ रहे, मतलब क्लास कैसी चल रही है, क्या चल रही है। ऑनलाइन वाले लोग सिर्फ सुन रहे हैं खाना खाते खाते, है ना, या रामनवमी सेलिब्रेट करते करते। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार, ठीक है। अभी आपने जो चित्रकार देखिए लोक चित्रकार थे, ठीक है। अब मतलब जो आपके जनजातीय ट्राइब्स थे। अब प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकारों में हम देखेंगे विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर, इनका जन्म देवास में हुआ था, देवास के पास एक गांव है। इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध जो एक व्यक्ति थे, इनके गुरु रहे श्री देवी लालीलकर। इनका भी इनको क्या मिला, मार्गदर्शन मिला। इनके गाइड के रूप में उन्होंने भी काम किया है ना। भाई ऑनलाइन वाले लोग इतने टाइम सो तो नहीं रहे, अब तो सोने का टाइम नहीं, अब उठने का टाइम हो गया आपका। चित्र बनाना है जल्दी से, आप लोग सिनेप्सिस तैयार करते चलो पढ़ते पढ़ते, है ना। चिंचालकर लैंडस्केप पोर्ट्रेट बनाने में सिद्धहस्त माने जाते हैं। लैंडस्केप जो होता है आपका और पोर्ट्रेट बनाने के लिए सिद्धहस्त थे। कुछ समय माइकल ब्राउन के साथ भी काम किया। देखिए एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे माइकल ब्राउन, उसके साथ भी काम करने का इनको मौका मिला है। 1960 में इन्होंने ग्रुप फ्राइडे नामक एक कलाकारों का ग्रुप बनाया। क्या बनाया था, ग्रुप फ्राइडे। ग्रुप फ्राइडे करके एक ग्रुप बनाया। उसमें क्या हुआ था, सारे आर्टिस्ट को उन्होंने जोड़ा जो लोग चित्रकारी से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है देवयानी कृष्णा। देवयानी कृष्णा का जब नाम आता है तो आप लोग देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इंदौर में इनका जन्म हुआ है ना। ये कलकत्ता संग्रहालय में इनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसको बोला गया था केवल कृष्ण, ठीक है। और 1941 में इन दोनों का विवाह हुआ। इनकी मुलाकात हुई केवल कृष्ण से, इनके साथ शादी हुई। ये काम कर रही है अपने, इतना देखना है। 1942 में दोनों ने संयुक्त रूप से चित्र बनाकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लगाया था। दोनों ने संयुक्त चित्र बनाया, एक संयुक्त चित्र, दोनों ने मिलकर, दोनों पेंटर है। देखो डॉक्टर ने शादी कर ली किससे, डॉक्टर से। उसी तरह वेरी गुड, तिलक वर्मा जी पढ़ रहे हैं अभी, है ना। इन्होंने तिब्बत के प्राकृतिक और जनजातीय चित्र को भी बनाने का काम किया। देखिए तिब्बतन शैली के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है देवयानी कृष्णा जी ने, है ना। देवयानी कृष्णा जी ने खिलौने भी बनाती हैं, याद रखिएगा, खिलौने बनाने का भी काम करते हैं। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे, अमृतलाल बेगड़ के ऊपर, वो मैं बताऊंगा उसका डायमेंशन क्या था। तो यही कारण है कि उनके चित्रों को खिलौने का भी प्रभाव देखने को मिलता है। देखो खिलौने भी बनाती है, तो देखो जो आदमी जो काम करता है उसका काम रिफ्लेक्ट करता है उसके दूसरे कामों में, है ना। तो ये भी काम होता है। उसके बाद देवयानी ने तिब्बती मुखौटों, तिब्बती कर्मकांडों और बौद्धिस्ट कला के अन्य पहलुओं को क्या किया है, अपनी कैनवास पर उकेरने का काम किया। अरेबिक शब्दावली में अल्लाह के नाम की एक कैलोग्राफी की प्रिंट श्रृंखला भी इनके द्वारा चलाई गई है। अरेबिक शब्द में अल्लाह के नाम की एक कैलोग्राफिक श्रृंखला भी इनके द्वारा चलाई गई है। इस अद्भुत प्रयोग को कला जगत में काफी सराहा गया है। चित्रकला में उनकी दो और श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है। कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, बम बम भोले एक श्रृंखला, इस नाम से वो अपने पेंटिंग्स बनाती है। दूसरी आपकी है व्हाइट एंड वेयर, व्हाइट एंड वेयर, ये दो इनकी प्रमुख संस्थाएं, इनकी श्रृंखलाएं हैं पेंटिंग की। मतलब कोई वेब सीरीज आती है ना, श्रृंखलाएं आप लोग देखते हैं सीक्रेट गेम्स, उस तरह से इनकी पेंटिंग का एक टाइप होता है क्या, बम बम भोले, और दूसरा टाइप आ जाता है इनका क्या, व्हाइट एंड वेयर, है ना। अलग अलग वेब सीरीज चल रही है, नाइट मैनेजर अलग चल रही है ना, सीक्रेट गेम्स अलग चल रही है, राना नायडू अलग चल रही है। तो जो इस तरह की चीजें चलती है ना आपकी वेब सीरीज में, उस तरह की इनकी कलाकृतियों की भी एक अलग अलग वेब सीरीज, मतलब एक वो फॉर्मेशन इनके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मकबूल फिदा हुसैन। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मकबूल फिदा हुसैन का जो जन्म हुआ था पंढरपुर सोलापुर, जो आपका आता है महाराष्ट्र में। पंढरपुर भगवान पंडरीनाथ का मंदिर आपने देखा होगा ना, विट्ठल विट्ठल विट्ठला वाला, है ना, पंढरपुर। तो वहां पे इनका जन्म हुआ। इनका अधिकांश जीवन जो रहा है वो कहां गुजरा है, इंदौर में। आप लोग एम.एफ. हुसैन का नाम जानते हैं, एम.एफ. हुसैन, इनका नाम सुना होगा आपने चित्रकारी में, कि एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग है क्या आपकी,
कोई पेंटिंग अगर मिलती है तो आप लोग के मन में पहला ख्याल आता है ना कि भाई एम एफ हुसैन की पेंटिंग है क्या। तो जो एम एफ हुसैन है वो इन्हीं का शॉर्ट नेम होता है, एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। आपने कई बार एम एफ हुसैन का नाम सुना होगा, लेकिन मकबूल फिदा हुसैन का नाम पूरी तरह से बहुत से लोगों ने नहीं सुना जिन्होंने पहली बार तैयारी करना चालू की। इनका जो मृत्यु हुई है इनकी, वो हुई है लंदन में। याद रखिएगा, इनकी मृत्यु लंदन में। एक बार एमपीपीएससी ने किसी एक रिनोन आर्टिस्ट के बारे में पूछ लिया कि इनकी मृत्यु कहां पे हुई है, इसलिए इन आर्टिस्टों की मृत्यु को भी हमें देखना है जो आपके टॉप मोस्ट आर्टिस्ट हैं। ठीक है, इनके चित्रकारी, रेखा चित्रांकन, लेखन आदि कार्यों में, कार्य क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, चित्रकारी में, रेखा चित्रांकन में, लेखन में। इसके साथ साथ मकबूल फिदा जो हुसैन है, ये मतलब अपने मूवी वगैरह भी बनाते थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर वगैरह, बहुत सारे काम इनके द्वारा किए गए। इसमें सम्मान इनको पद्मश्री 1955 में मिल गया था, पद्म विभूषण 1973 में, पद्म भूषण 1973 में, पद्म विभूषण 1991 में इनके द्वारा दे दिया गया था। इसके साथ साथ भारत का पिकासो की संज्ञा इनको दी गई है। देखिए, भारत के पिकासो की संज्ञा भी इनको मिलती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, तो वो एम एफ हुसैन है, मकबूल फिदा हुसैन। 1947 में द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे की स्थापना इनके द्वारा की गई। उसके क्या संस्थापक सदस्य के रूप में देखे जाते हैं, द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे, उसके संस्थापक सदस्य के रूप में ये देखे जाते हैं। माधुरी दीक्षित को लेकर इन्होंने एक फिल्म बनाई, गजगामिनी। माधुरी दीक्षित को लेकर एक फिल्म बनाई थी गजगामिनी, इनको लेकर एक पेंटिंग भी बना दी इन्होंने, ठीक है, गजगामिनी नाम से। और तब्बू के साथ एक और फिल्म बनाई थी, इसको बोला था मीनाक्षी। दो फिल्में हैं इनकी। इसके साथ ही हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र, देखिए हिंदू देवी देवताओं की क्या करते थे, नग्न चित्र उकेर दिए उन्होंने, तो विवाद में आ गए। अब देखिए, बहुत सारे संप्रदाय होते हैं जो आर्टिस्टों को बहुत ज्यादा मतलब देखते हैं दूसरे वे में, और उसको सही भी है कि किसी की आस्था के विरोध में आप क्या कर रहे हैं, कोई नग्न चित्रकारी करेंगे तो उसको तो कुछ ना कुछ बोला जाए। वो ही काम इनके द्वारा किया गया। लोगों की बहुत सारी भावनाएं थी, उनको आहत किया गया इनके द्वारा, और इसी आहत के कारण क्या किया इन्होंने, भारत छोड़ के बाद में लंदन चले गए और लंदन में उन्होंने बाकी जीवन जिया। 1986 में राज्यसभा के लिए नामित हुए थे, है ना। राज्यसभा के लिए आपने एक और नाम बताया था, हबीब तनवीर, वो भी नामित हुए थे, याद होगा आपको, पेंटर है। और ये भी आपके नामित हुए, मकबूल फिदा हुसैन। 2008 में केरल सरकार ने इनको एक प्रतिष्ठित अवार्ड दिया था, राजा रवि वर्मा। आप जानते हैं राजा रवि वर्मा जो नग्न आर्टिस्ट थे, मतलब नग्न आर्टिस्ट बोला जाए कि नग्न महिलाओं की मूर्तियां बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे, राजा रवि वर्मा, है ना, बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे। तो इनके साम्यता दी गई 2008 में, केरल सरकार ने इनको उस अवार्ड से नवाजा। 2010 में कतर की नागरिकता इनको मिल गई थी, कतर की नागरिकता इन्होंने प्राप्त कर ली। और जब देखिए इनका विवाद ज्यादा होने लगा, विवाद हुआ, तो वो कहां चले गए थे, लंदन चले गए। और लंदन के एक हॉस्पिटल में दिल का दौरा पड़ने से क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई 2011 में। तो ये एक डिस्क्रिप्शन था मकबूल फिदा हुसैन का, जहां आपने देखा गजगामिनी का चित्र, और ये सारे चित्र इनके द्वारा बनाए जाते थे। एम एफ हुसैन, इनके चित्र करोड़ों में बिकते थे, प्रदर्शनी में नीलाम होते थे। ठीक है, आप लोगों को भी खरीदना है तो जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए इनके चित्रों की, ठीक है। अब ये तो है नहीं, लेकिन इनके जो बचे हुए चित्र हैं उनको कम से कम आप खरीदने में। सैयद हैदर रजा, ये भी एक रिनोन आपके चित्रकार हैं, इनको देखते हैं। सैयद हैदर रजा का जन्म मंडला में हुआ था, मंडला के बाबरिया नामक ग्राम। कई जगह पे नरसिंहपुर बताया है, नरसिंहपुर नहीं है, वो मंडला सही है, ठीक है। 1922 में इनका जन्म हुआ है, और 1939 में उन्होंने दमोह में मैट्रिक की परीक्षा प्राप्त की, और यहां से ही रामायण और गीता का अध्ययन करना भी चालू कर दिया था, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, लेकिन रामायण और गीता का पठन पाठन उन्होंने चालू किया। बंबई में 1939 में नागपुर के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में, नागपुर के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 1950 में फ्रांसीसी छात्रवृत्ति इनको प्राप्त हुई थी, है ना। पेरिस गए। अब देखिए, फ्रांसीसी छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई 1950 में, तो मकबूल फिदा हुसैन क्या चले गए, पेरिस चले गए। पेरिस गए और वहां पे क्या किया, एक इनका बहुत प्यारा चित्र है जिसका नाम आता है अटल शून्य। अभी वो कहानी आपको बताता हूं। अटल शून्य की अनंतता, अटल शून्य की अनंतता, बिंदु, अनसुनी आवाज, है ना, राजस्थान, नाग अंकुरण, स्पंदन आदि इनके चित्रों के नाम है, जिसमें से कि अटल शून्य की अनंतता, इसको आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है। फिर 1959 में इन्होंने फ्रांसीसी कलाकार जॉनी मैंजिला या फिर जैनिन, इनका नाम आता है, जॉनी मैंजिला या जैनिन से क्या किया, विवाह कर लिया। विवाह कर लिया वहां पे फ्रांसीसी कलाकार से, जो कि ऑलरेडी प्रथम पंक्ति की कलाकार थी, कहा की, फ्रांस की। अब जब भैया इनसे उन्होंने विवाह कर लिया है, खुद इतने बड़े रिनोन आर्टिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, वहां पे भी अपना काया का मतलब जो अपनी कला का जादू बिखेर दिया। अपनी कला का जादू ऐसा बिखेरा कि फ्रेंच में भी कलाकारों में इनकी गणना कैसे होने लगी, प्रथम पंक्ति के चित्रकार के रूप में। तो इस तरह से सैयद हैदर रजा वहां पे भी आ गए भैया, टॉप मोस्ट।
देखो हमेशा से ये उन्होंने जब वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली, वहां पे विवाह कर लिया जैनिन से, हाँ, या फिर जॉन मैंजिला से, तो वहां रहने लगे, लेकिन उनके दिल में हमेशा भारत बसता था। वापस से क्या हुआ, 1992 में मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान दिया। बाद में वो भारत आ गए थे, भारत आके यहाँ पे भी रहे, और यहाँ रहने के बाद उन्होंने अंतिम समय भारत में ही गुजारा अपना, है ना। 1981 में पद्मश्री, ललित कला अकादमी फेलोशिप 2007 में, पद्म भूषण 2013 में पद्म विभूषण से ये नवाजे गए थे। अब अमृतलाल बेगड़, अमृतलाल बेगड़ की इनकी मृत्यु को लेकर एक संशय है, उसको देख लेंगे अपन, है ना। फिर बात करते हैं अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल जो बेगड़ है, इनके बारे में देखो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि क्या है ये, नर्मदा पुत्र। सबसे पहले ही नाम आता है जैसे अमृतलाल बेगड़ का कि नर्मदा पुत्र, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, अमृतस्य नदी नर्मदा, है ना, और इस तरह की सौंदर्य की देवी नर्मदा, सारी इनकी कृतियां हैं। अब देखो जब पीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा, उसमें क्वेश्चन ये पूछा कि उपरोक्त में से कौन चित्रकार है, उसमें नाम इनका भी था और 3 और नाम थे। तो जैसे ही नाम देखा सबने, तो सबसे पहले इनको एलिमिनेट किया, इनको हटाया। वो ऑब्वियस था क्योंकि हमने इनको हमेशा देखा कि भाई क्या थे, राइटर थे, तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि चित्रकार भी हो सकते हैं। जब इनका दूसरा पक्ष सामने आया, उसका आंसर सही एमपीपीएससी ने दिया था, क्या, आपने अमृतलाल बेगड़। देखिए बहुत सारी इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अपनी आंसर शीट वगैरह निकाली, आंसर की में बोल दिया कि ये भी नहीं है अमृतलाल में, दूसरे लोगों का नाम दिया। लेकिन जब अमृतलाल बेगड़ के बारे में पढ़ा गया, थोड़ा सा देखा गया उनके बारे में, तो नर्मदा पुत्र होने के साथ साथ ये क्या है, साहित्यकार होने के साथ साथ एक रिनोन चित्रकार भी थे। इनके जो गुरु थे वो आचार्य नंदलाल बसु थे। इनको देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था जबलपुर में, है ना, जबलपुर में हुआ था। एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे अमृतलाल बेगड़, ठीक है। शांति निकेतन में आर्ट की पढ़ाई इन्होंने की। इसके साथ साथ नर्मदा पुत्र के नाम से विख्यात है, बहुत सारी बुक इन्होंने नर्मदा के ऊपर लिखी है। ये और इनकी पत्नी पता है, हर दिन सुबह प्रातः काल में जाते थे नर्मदा के तट में, और वहां घंटों समय बिताया करते थे, है ना। नर्मदा के आसपास साफ सफाई कर दी, बैठे हैं परिक्रमा लगा रहे, ऐसा लगता था कि नर्मदा ही इनके जीवन का असली अंश है। इन्होंने कहा था एक अपने इंटरव्यू में कि नर्मदा के द्वारा ही इन्हें सब कुछ जो प्राप्त हुआ है, वो उसकी दायिनी कौन है, नर्मदा है ना। उसके बाद 2 बार इन्होंने नर्मदा की परिक्रमा भी की है। एक बार जब 50 साल के थे, दूसरी बार 75 साल के थे तब, है ना। दोनों बार इन्होंने क्या किया है, नर्मदा की परिक्रमा। अमृतस्य नदी नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, और सौंदर्य की नदी नर्मदा, इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख बुक्स है नर्मदा के ऊपर। और ये बाजू में आप इनकी फोटो देख लो आप, ये तो इनका पहला पक्ष था, दूसरा पक्ष चित्रकारी के रूप में। अमृतलाल बेगड़ का निधन हुआ है अभी 2018 में जबलपुर में। ये एक रिनोन चित्रकार भी थे, तो आपको याद रखना है अमृतलाल बेगड़ को लेकर, नर्मदा पुत्र, चित्रकार, साहित्यकार, ठीक है, ये सारी चीजें। डीडी देवलालीकर, देखिए डीडी देवलालीकर बहुत सारे लोगों के गुरु रहे हैं चित्रकारी के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश चित्रकला के पितृ पुरुष माने जाते हैं। श्री दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, पूरा नाम इनका आता है दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, मध्य प्रदेश के कला के क्षेत्र में। देखिए स्वर्गीय देवलालीकर का जो जन्म हुआ है ना, वो 83 में धार के पास हुआ था, बिड़वाल में। इन्होंने सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, उद्धव, गोपियां, ऋषि पत्नी, ये जो सारे चित्रों इनके ऊपर बनाने का काम किया। उसके बाद क्या किया, अवध प्रेस से जो निकलती है आपकी श्रीमद् भागवत, है ना, इसके कुछ विशेष अंक प्रसारित हुए थे, और इनके अंकों में भी इन्होंने क्या किया था, अपनी चित्रकारी दी, मतलब चित्र बनाए। जो गोरख प्रेस थी वहां पे भी चित्रकारी दी गई इनके द्वारा। कृष्णांक, भुक्तांक, ये सारे अंक इनके द्वारा निकाले गए थे, है ना। इनका निधन हो गया था दिल्ली में, और दिल्ली के फाइन आर्ट जो कॉलेज है इंदौर का, वहां से इन्होंने शिक्षा की, ठीक है। ये सारी चीजें थी। ये आपके क्या थे, प्रमुख चित्रकार, चित्रकारी से लेके आपने लोक चित्रकार, आदिवासी चित्रकार, और जो भारत के प्रमुख चित्रकार थे, मतलब मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार थे, इन सभी को आपने देखा। आगे का जो पोर्शन आएगा आपका शिल्पकला। 1 मिनट तक